स्टूडेंट्स 22 जून 2023 के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है चाइना के ऑफेंस के रिगार्डिंग में कि कैसे चाइना के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटिन्यूअस पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के अगेंस्ट में जो प्रपोजल्स हैं उन्हें ब्लॉक किया गया है। सेकंड इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हमारा इंडिया नेपाल टाइज के रिगार्डिंग में है। तो जीएस पेपर सेकंड में जो इंटरनेशनल रिलेशन का हमारा पिलर है तो उसके पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है। यहाँ पे इंडिया और नेपाल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके बारे में बात की गई है, कुछ जो कंसर्न्स हैं वो उन्हें भी रेज किया गया है। थर्ड इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के बारे में अगर हम बात करें तो मणिपुर के अंदर जिस तरीके से इंटरनेट को ब्लॉक किया गया जब 3 मई को वहाँ पे वायलेंस का इरप्शन हुआ उसके बाद से, तो कंटिन्यूस इंटरनेट के बैन के रिगार्डिंग में बात की गई है कि कैसे वहाँ पे लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसके अलावा वहाँ पे बात की गई है कि जो ई कॉमर्स वर्क है उसको यहाँ पे इफेक्ट किया गया है इंटरनेट बैन की वजह से। तो स्टूडेंट्स इन एडिटोरियल्स का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के बारे में बात करें तो चाइना हर्डल के बारे में बात किया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे अगर कोई भी प्रपोजल यहाँ पे प्रपोज किया जाता है अगेंस्ट द पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, तो चाइना के द्वारा कंटिन्यूअस एज ए हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में उस प्रपोजल को यहाँ पे डिले करने की कोशिश की जाती है और बाद में वहाँ पे जो अपना वीटो पावर के रूप में जो ब्लॉकेज है वो वहाँ पे लगाया जाता है चाइना के द्वारा। स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा जो यूएन के इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिफॉर्म की जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलती है, इसी वजह से कि कुछ ऐसे कंट्रीज अपनी जो पॉलिसी है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हर एक प्रपोजल को जो ब्लॉकेज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कि चाइना के द्वारा रिसेंटली पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट है साजिद मीर को यहाँ पे ब्लॉकेज या इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के रिगार्डिंग में यूनाइटेड स्टेट और इंडिया का ये प्रपोजल था जिसे कि 2021 एंड 22 के समय मूव किया गया। चाइना के द्वारा फर्स्ट समय जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो यहाँ पे अप्लाई की गई, अपना जो होल्ड है उसको इस्टेब्लिश किया गया और लेटर फेज में आपको देखने के लिए मिलता है कि चाइना के द्वारा जो ब्लॉकेज है वो वहाँ पे लगाया जाता है। ऐसा ही स्टूडेंट्स आपको जैसे मोहम्मद जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो चीफ हैं मसूद अजहर, उनके समय में भी ऐसा ही किया गया था चाइना के द्वारा। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने के रिगार्डिंग में कोई प्रपोजल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे, तो एक आपको कमेटी देखने के लिए मिलती है 1267 के नाम से एक कमेटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इस रेजोल्यूशन के द्वारा यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। तो आपको इस कमेटी का नाम है वो नंबर है जो पता होना चाहिए 1267 जो 1267 नाम से जो कमेटी है उसके बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे अगर हम बात करें जिन्हें साजिद मीर को यहाँ पे चाइना के द्वारा जो ब्लॉकेज किया गया है उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स 26/11 का जो मुंबई में अटैक हुआ था इंडिया के अंदर उसके जो मास्टरमाइंड थे डेविड हेडली, जिनको कि लेटर फेज में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसी है FBI जो इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है वहाँ पे, तो उनके द्वारा उनका अगर हम बात करें कि जो बाहर का जो एक्सटर्नल अफेयर्स को जो देखा जाता है वो CIA के द्वारा देखा जाता है स्टूडेंट, जैसे हमारे यहाँ पे IB एंड RO हैं उसी तरीके से। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे FBI के द्वारा उन पर्सन को जब पकड़ा गया था तो उनके द्वारा इस तरीके से नेम लिए गए थे कि जो साजिद मीर हैं, इसके अलावा जो ISI नाम की जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो ISI के जो वहाँ पे जो एक जनरल हुआ करते थे, एक मेजर हुआ करते थे, वो और साजिद मीर यहाँ पे 26/11 के बिहाइंड में मास्टरमाइंड है, उनको द्वारा उसका प्लानिंग किया गया। अब चाइना की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट देखिए कि चाइना के द्वारा
एक तरफ अपना एक्नॉलेज या अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको ग्लोबल लीडर के रूप में डेजिग्नेट करना चाहता है, और सेकंड हैंड की तरफ आप देखिए कि दूसरी तरफ चाइना के द्वारा कैसे यहाँ पे अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो पाकिस्तान है, उसके बेस जो टेररिस्ट हैं, उनको यहाँ पे बचाने की कोशिश की जाती है। तो चाइना एज ए ग्लोबल लीडर अपने आप को प्रेजेंट भी करना चाहता है और अपनी जो अपने फ्रेंड्स हैं उनकी जो बैड वर्क्स हैं या स्पेशली अगर हम बात करें जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर हम बात करें कि चाइना के द्वारा फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है कि इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया गया हो या ब्लॉकेज किया गया हो, आप देखिए कि चाइना के द्वारा जो वीटो है अगेंस्ट द इंडिया के जितने भी टेररिस्ट के रिगार्डिंग में जो टेररिस्ट फोकस जो ग्रुप्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अगेंस्ट में जब भी इंडिया के द्वारा या किसी दूसरे कंट्री के द्वारा प्रपोजल लाया गया है तो सिंस 2006 से चाइना के द्वारा उन प्रपोजल्स को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है या उन प्रपोजल्स को यहाँ पे ब्लॉकेज किया गया है चाइना के द्वारा। अगर हम बात करें इंडिया और यूएस की जो रिसेंट रिलेशनशिप है, जैसे कि इंडो पैसिफिक के अंदर या क्वेड के रूप में मालाबार एक्सरसाइज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो क्या उनको देखते हुए चाइना के द्वारा ब्लॉकेज किया गया है? तो स्टूडेंट्स ब्लॉकेज तो चाइना के द्वारा 2006 से ही स्टार्ट हो गया था अगेंस्ट द इंडिया बेस्ड जो टेररिस्ट हैं या जो इंडिया के ऊपर जो अटैक करने वाले जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ में। तो ये चाइना के रिगार्डिंग में था। 1267 जो कमेटी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट एडिटोरियल के बारे में बात करें तो इंडिया और नेपाल के जो टाइज हैं उनके रिगार्डिंग में हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है कि किसी भी एक रिलेशनशिप को अगर रिपेयर करना है तो स्लो डाउन प्रोसेस है, बट उसके अंदर जो ट्रस्ट बिल्डिंग का जो समय है वो लगता है। जैसे इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस एक बैड फेज के अंदर चले गए थे 2015 के बाद से, कि जो चाइना की जो प्रोएक्टिविटी वहाँ पे देखने के लिए मिली, तो उसके बाद से इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो बैड फेज के अंदर आपको जाते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली मई के मंथ के समय जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट समय में, पुष्पा कमल दहल या जिनको प्रचंडा के नाम से भी जानते हैं, वो इंडिया की ट्रिप के ऊपर आए थे और उन्होंने यहाँ से रिटर्न के बाद में इंडिया की ट्रिप को एज ए सक्सेसफुल ट्रिप के रूप में डिस्क्राइब किया है। अगर हम इसकी सक्सेस की बात करें कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं प्रेजेंट 1 डिकेड के अंदर किस तरीके से थे, तो स्टूडेंट्स आप देखिए 2014 के समय जब हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट समय में, उनके द्वारा जब पावर के अंदर वो आए तो उनके द्वारा अपना जो एक विजिट है नेपाल के लिए किया गया था, जो उनके फर्स्ट विजिट है नेपाल, भूटान, इंडिया के जो नाइबर्स हैं उनकी विजिट पे वो गए थे और उनके द्वारा नाइबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो वहाँ पे इन्वोक की गई कि कैसे रिलेशंस को यहाँ पे बेटर वे में हमको स्ट्रेंथन करना है। स्टूडेंट्स आप देखें कि उसी ट्रिप के समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक एक्रोनिम है HIT एक हिट नाम का एक्रोनिम है, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे कॉइन किया गया था। इस वर्ड का मीनिंग है हाईवे, इन्फोवेज एंड जो ट्रांसवेज हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करना है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। बट स्टूडेंट्स आप देखिए कि 2015 के बाद में इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं यहाँ पे एक बैड फेज के अंदर अगर हम बात करें कि डाउन हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। पर आप देखिए कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज भी यहाँ पे लगाया गया था। आपको उसी समय में नेपाल के अंदर जो मधेसी आंदोलन है, जो मधेसी एक मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। नेपाल के अंदर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे चेंज किया गया, मधेसीज को वहाँ पे रिजर्वेशन देने के रिगार्डिंग में। तो नेपाल के द्वारा कंटिन्यूअस एक इश्यू को रेज किया गया था कि इंडिया इज मेनली बिहाइंड दिस प्रोटेस्ट। तो इस वजह से इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैड फेज के अंदर गए थे और बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि चाइना कैसे वहाँ पे टेक ओवर करता है। अगर हम प्रेजेंट ट्रिप के बारे में बात करें कि कैसे जो HIT का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, इस एक्रोनिम का जो रिवाइवल का जो समय है वो आ चुका है दोबारा से। कैसे यहाँ पे हाइड्रो पावर है, यहाँ पे जो इन्फोवेज है या ट्रांसवेज है उनको डेवलप करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम बात करें
हाइड्रो पावर सेक्टर में कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर आपको इंडिया और नेपाल के बीच में कोऑपरेशन देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि अगर हम डिकेड ओल्ड समय की बात करें तो नेपाल वहां पे इंडिया के ऊपर डिपेंड हुआ करता था अपनी पावर के लिए। नेपाल की जो उस समय में जो पोटेंशियल पावर की थी वो भी काफी कम आपको देखने के लिए मिलती है, जो पावर प्रोड्यूसिंग है वो भी आपको काफी कम देखने के लिए मिलती है। अगर हम इकोनॉमिक वाइबल जो पोटेंशियल है उसके बारे में डिस्कस करें तो आपको 50,000 जो मेगावाट है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का या हाइड्रो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो नेपाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बिहाइंड के रीजन ये है, नेपाल एक हिमालयन स्टेट होने के साथ ही वहाँ पे आपको नेपाल के अंदर में जिस तरीके की टोपोग्राफी है वो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हेल्प करता है। और इंडिया के द्वारा भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नेपाल में तो नहीं पर भूटान के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं कि इंडिया के द्वारा भूटान के अंदर काफी सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं हिमालयन स्टेट्स के अंदर में, जो इंडिया की जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि अगर एक डिकेड से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैपेसिटी थी वो आपको 1200 के आसपास देखने के लिए मिलती है, 1200 मेगावाट नेपाल की। और इंडिया से पे जो इलेक्ट्रिसिटी के इंपोर्ट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हुआ करता था। पर प्रेजेंट समय में आप देखिए कि नेपाल के द्वारा यहाँ पे जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वही आपको 2200 जो 100 है 2200 मेगावाट के आसपास देखने के लिए मिलती है। और इंडिया के ऊपर जो इसका एक्सपोर्ट, इंडिया को भी अपनी जो पावर है वो एक्सपोर्ट की जाती है। इंडिया से अगर हम बात करें कि क्या इंडिया से पावर का भी इंपोर्ट करता है नेपाल, तो स्टूडेंट जो लीन सीजन है उस समय में नेपाल के द्वारा इंडिया से जो इलेक्ट्रिसिटी पावर या हाइड्रो पावर है उसका यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है उस समय में। अगर हम अर्निंग की बात करें तो इसी हाइड्रो पावर की पोटेंशियल की वजह से नेपाल के द्वारा एक साल के अंदर में 11 बिलियन के आसपास जो यहाँ पे रुपीज हैं, नेपाली रुपीज, उनकी अर्निंग की गई है पावर के एक्सपोर्ट की वजह से, हाइड्रो पावर के एक्सपोर्ट की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो नेपाल यहाँ पे इंडिया के ऊपर डिपेंड हुआ करता था पावर के ऊपर में, ये डिपेंडेंसी यहाँ पे ड्रॉप हुई है पिछले 10 ईयर्स के अंदर में। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से हाइड्रो पावर के एक हब के रूप में यहाँ पे इमर्ज हुआ है नेपाल पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पे रिसेंटली एंड इस ट्रिप के दौरान में कुछ लॉन्ग टर्म पावर एग्रीमेंट्स हैं, वो यहाँ पे साइन किए गए इंडिया और नेपाल के द्वारा। 10,000 मेगावाट का एक यहाँ पे एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में जो टारगेटिंग जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है वो साइन किया गया 10 ईयर के टाइम फ्रेमवर्क के अंदर में इंडिया और नेपाल के द्वारा। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेपाल के द्वारा आप देखिए कि नेपाल की एक डिमांड थी कि जो बांग्लादेश को जो पावर की सप्लाई करनी है तो उसमें इंडिया अपनी जो ग्रिड है वो यहाँ पे सप्लाई करे, इंडिया यहाँ पे जो कोऑपरेट करे। तो इंडिया यहाँ पे एक सब रीजनल कोऑपरेशन के लीडर के रूप में भी इमर्ज हुआ है कि नेपाल के द्वारा जो बांग्लादेश को यहाँ पे पावर सप्लाई की जाएगी तो इंडियन ग्रिड्स यहाँ पे यूज की जाएंगी। तो यहाँ पे एक देखिए कि सब रीजनल कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में, कि इंडिया और यहाँ पे बांग्लादेश के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो फैसिलिटेशन है, जो मूवमेंट्स है, या जो हम ट्रांसवेज की बात करें तो आप देखिए कि ट्रांसवेज के अंदर आपको जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अभी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अटारी बॉर्डर है, अटारी जिसे हम बोलते हैं पाकिस्तान के वहां पे जो सिचुएटेड है उसका नाम है वाघा। तो पॉपुलरली काफी बार आपने वाघा का नाम सुना होगा। जो इंडिया की साइड अमृतसर के पास एरिया है उसका नाम है अटारी। तो अटारी एंड वाघा बॉर्डर इंडिया का एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वहां से जो गुड्स हैं उनका सप्लाई आपको देखने के लिए मिलता है। तो सेम यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जिससे लोगों का और जो गुड्स का जो मूवमेंट है नेपाल और इंडिया के बीच में स्टार्ट हो, तो यहाँ पे एक नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को फैसिलिटेट किया गया। इसके साथ ही आप देखिए कि जो सोनाली है मैंने भैरहवा है, वहां पे एक नया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, उसका जो काम है वो स्टार्ट हुआ है। तो आपको 3 या 4 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट देखने के लिए मिलते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे जो रेलवे लाइन है
जयानगर से कूर्था नाम की जो रेलवे लाइन है उसका इनोग्रेट किया गया है इंडिया और नेपाल के बीच में। 2019 के समय इंडिया और नेपाल के बीच में जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है वो भी ऑपरेशनल स्टेज के अंदर में आया था, मोतीहारी टू अमलेखगंज। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, काफी बार छोटे एग्जाम्स के अंदर में इस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है वो पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है, तो मोतीहारी से लेकर अमलेखगंज तक है। इसके अलावा इसको चितवन का एरिया के अंदर भी एक्सटेंड करने की बात की गई है। और एक जो नई पाइपलाइन है जो कि यहाँ पे जापा से सिलीगुड़ी का जो एरिया है उसको वहां पे कवर किया जाएगा। बट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कुछ कंसर्न्स के बारे में, तो रिसेंटली आपको जापान और नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ कंसर्न्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखें कि हमारी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेज के अंदर में, इंडियन आर्मी के अंदर जो अग्निपथ स्कीम हम लेके आए, तो उस अग्निपथ स्कीम के दौरान में जो गोरखा सोल्जर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो इंडियन आर्मी के अंदर जो गोरखा रेजिमेंट है उनके अंदर उनका रिक्रूटमेंट है वो इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और ये जो गोरखास का इंडियन आर्मी के अंदर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है आपको 1816 के समय से देखने के लिए मिलता है, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी। और हमारी जो गोरखा रेजिमेंट है उसके द्वारा काफी अच्छे ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं, चाहे वो फॉरेन सोइल हो, जिसके अंदर आपको एक ऑपरेशन खुरकी नाम का जो ऑपरेशन है 2002 के समय देखने के लिए मिलता है, सेरिया लियोन के अंदर कंडक्ट किया गया था गोरखा रेजिमेंट के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि जो काला पानी बाउंड्री इश्यू है, जो यहाँ पे एक बाउंड्री का एक इश्यू है, काला पानी है, लीपू लेक है, लिम्पियादोरा है, ये 3 प्लेस ऐसे हैं उत्तराखंड के अंदर में जिनको यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। यहाँ पे नेपाल के द्वारा क्लेम किया गया है ये हमारा एरिया है, क्योंकि अर्लियर जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी प्रपोज किया गया था नेपाल के पार्लियामेंट के अंदर में, काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियादोरा के लिए। और वो ऑलरेडी इंडिया के मैप के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो एक लैंड बाउंड्री इश्यू आपको देखने के लिए मिलता है। थर्ड, अगर हम बात करें जो इंडिया और नेपाल की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है जिसे कि 1950 के समय साइन किया गया था, तो नेपाल के द्वारा कंटिन्यूस अपनी वॉइस रेज की जाती है कि ये अनफेयर ट्रीटी थी, नेपाल के द्वारा फोर्सफुली इसको इम्पोज किया गया नेपाल के द्वारा। बट स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो 1923 के समय इंडिया और उस समय में जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और नेपाल के द्वारा जो ट्रीटी साइन की गई थी उसी का एक रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। उस ट्रीटी के अंदर में जो नेपाली पीपल्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात की गई है। और आज भी आप देखिए कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस के अलावा काफी सारी ऐसी सर्विस हैं जिसमें नेपाली पीपल्स को रिक्रूट किया जाता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के अंदर भी ये लोग 2 स्टार जनरल की पोस्ट है वहां तक ये रेज हो सकते हैं। तो ऐसे आपको काफी सारा जो इक्वल ट्रीटमेंट है वो देखने की जरूरत है। तो जो यहाँ पे जो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस यहाँ पे बैड फेज के अंदर गए थे तो उनको रिवाइवल का समय आया है और ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ में इंडियन डिप्लोमेटिक फोर्सेज और वहाँ की जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया है राइटर के द्वारा। यहाँ आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि 2015 के समय जब नेपाल के अंदर अर्थक्वेक की सिचुएशन क्रिएट हुई तो इंडिया के द्वारा वहाँ पे कंटिन्यूस जो सपोर्ट है, चाहे वो मनी का सपोर्ट हो, चाहे वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, सभी तरीके का असिस्टेंस इंडिया के द्वारा सबसे पहले प्रोवाइड किया गया था नाइबर फर्स्ट की जो पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए। इसके अलावा इंडिया के द्वारा BBIN है जो प्लेटफॉर्म है, काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेपाल और इंडिया एक ही साथ हैं। और आपको देखिए कि सार्क का जो सैटेलाइट है जिसमें पाकिस्तान को अगर हम माइनस करें तो सार्क के जो कंट्रीज का जो सैटेलाइट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया के द्वारा काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे अपने नाइबर्स के लिए जो कोऑपरेशन है वो किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो मणिपुर के अंदर इंटरनेट शटडाउन के रिगार्डिंग में है। रिसेंटली मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा, स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में कौन कौन से स्टेट्स के अंदर अपना हाई कोर्ट है, ये आप जरूर से पता करना, रीड करना अच्छे से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो आसाम के अंदर है उनके द्वारा कौन कौन से स्टेट्स को कवर किया जाता है ये भी आप बताना।
तो स्टूडेंट्स, जो मणिपुर हाई कोर्ट है, मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा कुछ एरियाज के अंदर जो इंटरनेट है उसको लिमिटेड वे में ग्रांट किया गया है, उसका रिस्टोरेशन किया गया है, क्योंकि 3 मई को फर्स्ट टाइम जो मणिपुर है वहाँ पे मैती एंड कुकी नाम के जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके बीच में जो क्लैश है वो स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद में कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे इंटरनेट है उसका शटडाउन किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम इंटरनेट शटडाउन की बात करें तो आपको 1885 का जो टेलीग्राफ एक्ट है उसके थ्रू आपको इंटरनेट शटडाउन देखने के लिए मिलता है। टेलीग्राफ एक्ट है उसी के थ्रू में आप देखिए कि 2017 के समय इसके रिगार्डिंग में जो प्रपोजल्स हैं वो लाए गए थे, टेलीग्राफ एक्ट को यहाँ पे अमेंड किया गया। तो यहाँ पे जो लेजिटिमेट यहाँ पे रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे फाइल की गई है वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा, कि यहाँ का जो इंटरनेट का जो क्रिपलिंग इफेक्ट है उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर में, क्योंकि सिटीजन्स आर अनेबल टू एक्सेस द वाइटल इंफॉर्मेशन सच एज द ई कॉमर्स की कोई इंफॉर्मेशन हो, इसके अलावा कोई एजुकेशन के परस्पेक्टिव से कोई इंफॉर्मेशन हो। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा भी हमारा जब अभी इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम था तो उस समय में वहाँ पे जो इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से वहाँ पे जो सेंटर्स हैं वो चेंज किए गए थे वहाँ के लोगों के, तो आपको काफ़ी तरीके का जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। अगर हम इंटरनेट शटडाउन की बात करें तो अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है 2020 के समय, एक जम्मू एंड कश्मीर की जर्नलिस्ट हैं जिनके द्वारा एक केस फाइल किया गया था। तो उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया कि प्रेजेंट समय में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए इंटरनेट एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा माना गया कि जो राइट टू कंडक्ट द ट्रेड एंड बिजनेस कंडक्ट करने का जो पावर है हमको आर्टिकल 19 के अंडर ही, तो उस आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू कंडक्ट बिजनेस के रिगार्डिंग में भी एक इम्पोर्टेंट टूल है इंटरनेट, जो कि जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। आप देखिए कि आप इंटरनेट की वजह से ही आप ये जो लेक्चर है वो देख रहे होंगे, तो ये ऐसे कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा राइट टू लाइफ का भी पार्ट इसको माना गया है आर्टिकल 21 के थ्रू में। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर दिए गए। तो अब समय है कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको यहाँ पे अप्लाई करते हुए इंटरनेट है, इंटरनेट का जो सस्पेंशन किया जाए प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अप्लाई करते हुए किया जाए, और इसी के साथ साथ सभी लोगों को यहाँ पे जो एक्सटेंड है वो कर देना चाहिए। प्रेजेंट समय में जो मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसको डील करने के लिए वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे सिविल सोसाइटी के साथ में एंगेज करना चाहिए, जिससे कि इंटर कम्युनिटी जो डायलॉग्स हैं वो यहाँ पे डेवलप हों, और इसके साथ में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको यहाँ पे कर्ब किया जाए, एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट किया जाए, जिससे कि यहाँ पे जो नॉर्मलसी है और पीस का जो रिस्टोरेशन है वो स्टेट में किया जा सके मणिपुर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये मणिपुर का रिगार्डिंग में था। आज के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।